हेलो एवरीवन। आज हम आइसो क्वांट कर्व एंड रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न्स टू ए फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो आइसो क्वांट कर्व है उसके द्वारा हम पैमाने के प्रतिफल और जो कारक के प्रतिफल है उनको डिस्कस जो कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनको दिखा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैमाने के प्रतिफल के बारे में जानते हैं। दीर्घकाल के अंदर जब उत्पादन के सभी साधनों में से जो परिवर्तनशील होते हैं और उन सभी साधनों में जब एक ही अनुपात के अंदर परिवर्तन किया जाता है, तो उसके कारण उत्पादन के अंदर विभिन्न दरों से परिवर्तन होता है, जिसे हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। यानी हमारे पास में दो साधन है, लेबर और कैपिटल। हम दोनों को एक ही अनुपात के अंदर चेंज करते चले जाते हैं। जिस अनुपात के अंदर हम लेबर में चेंज कर रहे हैं, उसी अनुपात के अंदर जब आप कैपिटल में चेंज करते हैं, तो उसके कारण जो है उत्पादन के अंदर जो है अलग अलग दरों से परिवर्तन होता है, जिसे हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। और पैमाने के जो प्रतिफल है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, दूसरा पैमाने के समान प्रतिफल और तीसरा पैमाने के घटते प्रतिफल। तो जो अपने सम उत्पाद वक्र होते हैं, उस सम उत्पाद वक्र की सहायता से हम किस प्रकार से ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल और पैमाने के जो समान प्रतिफल है उसको दिखा सकते हैं। सम उत्पाद वक्र के बारे में पहले जानते हैं। सम उत्पाद वक्र एक ऐसा वक्र होता है जिसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं उन साधनों का विभिन्न संयोगों में प्रयोग किया जाता है और उन सभी साधनों के अलग अलग जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनके प्रयोग के परिणाम स्वरूप उत्पादन जो होता है वो एक समान रहता है। यानी हमारे पास में जो आइसो क्वांट कर्व है, इस आइसो क्वांट कर्व के ऊपर हमने लेबर और कैपिटल लिए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेबर और कैपिटल की हम अलग अलग मात्रा प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके सभी बिंदुओं के ऊपर जो उत्पादन की मात्रा है वो एक समान रहती है। तो जब कभी भी हम इस प्रकार से उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हैं जिससे उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम सम उत्पाद वक्र कहते हैं। सम उत्पाद वक्र की सहायता से पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या की जा सकती है। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम सम उत्पाद वक्र की सहायता से पैमाने के प्रतिफल को जो है दिखा सकते हैं। जब हम सम उत्पाद वक्र की सहायता से पैमाने के प्रतिफल को दिखाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती है। तो पहले हम उन अजम्पशन को देखते हैं कि कौन कौन सी मान्यताओं के आधार पर हम इसको दिखा सकते हैं। पहली मान्यता है कि उत्पादन के केवल दो ही साधन हैं। यानी उत्पादन केवल दो ही साधनों की सहायता से किया जाता है, एक तो श्रम और एक पूंजी। दूसरा, श्रम और पूंजी का एक ही अनुपात में प्रयोग किया जाता है। यानी जिस अनुपात के अंदर श्रम में परिवर्तन किया जाएगा उसी अनुपात के अंदर पूंजी में परिवर्तन किया जाता है। उत्पादन की टेक्नोलॉजी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उत्पादन की तकनीक उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहती है। साधनों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उत्पादन के जो साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उनकी कीमतों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। साधन कीमत अनुपात स्थिर रहता है। जब हमने ऊपरी अजम्पशन ले ली कि साधनों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब साधन कीमत अनुपात है वो स्थिर रहेगा। अब सम उत्पाद वक्र और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है, उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। जैसे हमारे पास में लेबर और कैपिटल है, इन दोनों के अंदर हमने जो है 100% की वृद्धि की, तो उसके कारण प्रोडक्शन के अंदर 120% की वृद्धि होती है। इसके अंदर नेक्स्ट टाइम अपन ने 50% की वृद्धि की और उत्पादन के साथ में जो वृद्धि है वो 70% की होती है। तो इस प्रकार से जब कभी भी हम उत्पादन के दोनों साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन करेंगे, अगर उसके परिणाम स्वरूप जो पैमाना बढ़ता है और उस पैमाने के बढ़ने के कारण उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो अगर उत्पादन के साधनों की मात्रा से अधिक होती है, तो उस अवस्था के अंदर जो है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ये फैक्टर्स के अंदर जितना इंक्रीज होता है उसके मुकाबले जो प्रोडक्शन है, अगर उसके अंदर ज़्यादा इंक्रीज होता है तो उस अवस्था के अंदर पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं।
तो अब हम सम उत्पाद वक्र की सहायता से देखते हैं किस प्रकार से पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को दिखा सकते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने श्रम की मात्रा ली है और ओ वाई एक्स के ऊपर हमने पूंजी की मात्रा ली है। प्रारंभ के अंदर हमारे पास में ये जो ए बी और सी कॉम्बिनेशन है, ए बी और सी जो है सम उत्पाद वक्र और जो प्राइस लाइन है उसकी सहायता से जो है वो संतुलन के बिंदु है, और सम उत्पाद वक्र के विभिन्न संतुलन के बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम जो एक्सपेंशन पाथ है या विस्तार पथ कहते हैं। तो इसमें जब श्रम की एक और कैपिटल की एक मात्रा का प्रयोग किया गया प्रारंभ में, तो उस अवस्था के अंदर 100 इकाइयों का प्रोडक्शन किया जाता है। जब श्रम की मात्रा बढ़ा करके 2 कर दी गई और पूंजी की मात्रा में भी पूंजी की मात्रा बढ़ा करके 2 कर दी गई, इसका मतलब दोनों के अंदर भूमि और जो अपने पास में लेबर और जो पूंजी है दोनों में एक ही अनुपात में वृद्धि की, लेकिन पहले एक श्रम और एक पूंजी लगा करके 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन था। अब एक श्रम और एक पूंजी लगा करके 110 वस्तुओं का और प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि टोटल 210 का हो गया। इसका मतलब क्या है, 110 वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है उतनी पूंजी और उतना ही श्रम लगाने से। नेक्स्ट टाइम जब श्रम की मात्रा बढ़ा करके 3 और पूंजी की मात्रा बढ़ा करके 3 इकाइयां कर दी जाती है, तो उस अवस्था के अंदर जो आइसो क्वांट कर्व जो होता है वो IQ3 हो जाता है, और IQ3 के सी बिंदु पर जो वो संतुलन है। और यहाँ पर आप देखिए अब की बार जो उत्पादन में वृद्धि है वो 120 की होती है, क्योंकि 210 का पहले था। अब एक श्रम और एक इकाई लगाने से उत्पादन 330 का हो गया। इसका मतलब यहाँ पर उत्पादन के अंदर जो है वो 120 इकाइयों की वृद्धि हुई है। तो पहले 100 इकाइयाँ एक श्रम एक पूंजी, उसके बाद 110 इकाइयाँ एक श्रम और एक पूंजी के द्वारा, उसके बाद में 120 इकाइयाँ एक श्रम और एक पूंजी के द्वारा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक समान मात्रा के अंदर जब हम उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करते हैं, तो हर अगली अवस्था के अंदर उत्पादन की मात्रा के अंदर जो है उससे अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है। तो इसे हम जो है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहेंगे। यहाँ पर आपको जो है 100 से ज़्यादा की वृद्धि करनी है। आप यहाँ पर जो है 250 भी कर सकते हो, 150 की वृद्धि हो गई। आप यहाँ पर 420 भी कर सकते हो, 170 की वृद्धि हो गई। तो आपको नेक्स्ट जो आइसो क्वांट करा हुआ है उसके अंदर पहले जितनी वृद्धि है उससे फालतू ऐड करके जो है मात्रा दिखानी है। तो इस प्रकार से ये जो रेखा चित्र है ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को दिखाते हुए आइसो क्वांट कर्व बनाया गया है। नेक्स्ट, उत्पादन सम उत्पाद वक्र और पैमाने के समान प्रतिफल। पहले तो आप ये देखते हैं कि पैमाने के समान प्रतिफल होते क्या है। पैमाने के समान प्रतिफल से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेबर प्लस कैपिटल है, दोनों के अंदर हमने 50% की वृद्धि की, उसके कारण जो प्रोडक्शन है उसमें भी 50% की वृद्धि। हमने यहाँ पर नेक्स्ट टाइम 70% की वृद्धि की, तो इसमें भी 70% की वृद्धि। तो इस प्रकार से श्रम और पूंजी या उत्पादन के जो भी साधन है उन साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, अगर उत्पादन में भी उसी अनुपात के अंदर परिवर्तन होता है तो उस अवस्था को हम जो है पैमाने के समान प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जितना चेंज किया गया उत्पादन में भी उतना ही परिवर्तन होता है, तो वो अवस्था जो होती है पैमाने के समान प्रतिफल की अवस्था होती है। रेखा चित्र के द्वारा भी आप इसी चीज को दिखा सकते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने लेबर और ओ वाई एक्स के ऊपर कैपिटल को लिया है। प्रारंभ में जब एक श्रम और एक पूंजी की इकाई का प्रयोग किया जाता है तो 100 वस्तुओं का उत्पादन होता है, जो कि आइसो क्वांट 1 के द्वारा दिखाया जा रहा है। जब श्रम की मात्रा बढ़ा करके 2 और पूंजी की मात्रा भी बढ़ा करके 2 कर दी गई, यानी दोनों के अंदर हमने एक समान अनुपात के अंदर वृद्धि की है, तो उत्पादन भी बढ़ करके 100 के स्थान पर 200 हो जाता है। तो यहाँ पर भी वृद्धि कितने की होती है, 100 इकाइयों की, जो कि IQ2 के द्वारा दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से जब श्रम की मात्रा बढ़ा करके 3 इकाइयां कर दी जाती है और पूंजी की मात्रा भी बढ़ा करके 3 इकाइयां कर दी जाती है, तो आइसो क्वांट कर्व 3 के ऊपर जो है उत्पादन की मात्रा बढ़ करके 300 इकाइयों के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार इस अवस्था के अंदर भी जो है उत्पादन के अंदर 100 की वृद्धि होती है। तो जब पहली अवस्था के अंदर हमने एक श्रम एक लेबर लगाया, 100 इकाइयों का प्रोडक्शन,
दूसरी अवस्था के अंदर जब अपन ने एक श्रम और एक लेबर लगाया तो भी 100 इकाइयों के उत्पादन की वृद्धि हुई, क्योंकि 100 पहले था, अब 200 हो गया, तो वृद्धि जो वो 100 की होती है। और जब हमने 3 श्रम और 3 पूंजी की इकाइयां लगाई तो उस अवस्था के अंदर भी उत्पादन 200 से बढ़ करके 300 होता है। तो इसका मतलब हर अवस्था के अंदर उत्पादन के अंदर एक समान अनुपात में वृद्धि होती है। तो जब उत्पादन एक समान दर से बढ़ता है तो उस अवस्था को हम जो है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सम उत्पाद वक्र और पैमाने के घटते प्रतिफल। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पैमाने के घटते प्रतिफल किसे कहते हैं। पैमाने के घटते प्रतिफल से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। यानी हमारे पास में लेबर और कैपिटल है, लेबर और कैपिटल में हमने 100% की वृद्धि की, उसके कारण जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के अंदर 80% की वृद्धि होती है। इसका मतलब जिस अनुपात में श्रम के साथ उत्पादन के साधनों में वृद्धि की गई उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है, तो उस अवस्था को हम जो है पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। तो अब तक हमने जो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल को सम उत्पाद वक्र के द्वारा दिखाया था, तो अब हम जो है पैमाने के घटते प्रतिफल को भी सम उत्पाद वक्र के द्वारा देखते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने श्रम की मात्रा और ओ वाई के ऊपर पूंजी की मात्रा ली है। प्रारंभ में जब एक श्रम और एक पूंजी की इकाई का प्रयोग किया जाता है तो उस अवस्था के अंदर IQ1 के ऊपर 100 इकाइयों का उत्पादन होता है। यानी हमारा जो पहला सम उत्पाद वक्र है वो 100 वस्तुओं के उत्पादन को दिखाता है। जब श्रम और पूंजी के अंदर एक समान अनुपात में वृद्धि की जाती है, यानी दोनों के अंदर ही एक एक इकाई की वृद्धि की जाती है, तो उस अवस्था के अंदर उत्पादन बढ़ करके 180 हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि उत्पादन के अंदर पहले की अवस्था के अंदर कितने की वृद्धि हुई, जब एक श्रम और एक पूंजी हमने लगाई 100 इकाइयों की। अब यहाँ पर जो है वृद्धि हो रही है वो 80 इकाइयों की हो रही है। यानी हमने अभी भी जो उत्पादन के साधन है उनको उसी अनुपात में बढ़ाया जैसा पहले था। पहले एक इकाई का प्रयोग कर रहे थे, अब अपन ने एक एक इकाई और बढ़ा दी। लेकिन पहले वाली एक एक इकाई 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रही थी, लेकिन अब एक इकाई जो केवल 80 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रही है। उसके बाद जब श्रम और पूंजी की एक एक इकाई और बढ़ाई जाती है, यानी 3 श्रम और 3 पूंजी की इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, तो उत्पादन जो है 250 होता है। 2 श्रम और 2 पूंजी की इकाइयों के साथ उत्पादन 180 था। अब एक श्रम और एक पूंजी की इकाई की वृद्धि करने से उत्पादन 250 हो गया। तो उत्पादन के अंदर वृद्धि जो वो 70 इकाइयों की होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम उत्पादन के साधनों में तो उसी अनुपात में वृद्धि करते जा रहे हैं, लेकिन उत्पादन के अंदर हर अगली अवस्था में पहले से कम वृद्धि होती है। तो ये जो अवस्था है ये जो है पैमाने के घटते प्रतिफल को दिखाती है। तो अब एक बार आप जो है तीनों प्रतिफलों को फिर देखते हैं। घटते प्रतिफल तो हमारे पास में ये दिखा रखे हैं। अगर आप इसको समान प्रतिफल का बनाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 और यहाँ पर 300, क्योंकि एक समान अनुपात में वृद्धि हो रही है। और अगर आप इसी कोई बढ़ते प्रतिफल की अवस्था दिखाना चाहते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 210, इधर क्या हो जाएगा 340। तो हर अवस्था के अंदर जब घटते अनुपात में वृद्धि हो रही है 100, उसके बाद 80, उसके बाद 70 घटते प्रतिफल, 100 200 300 एक समान अनुपात में वृद्धि हो रही है समान प्रतिफल, 100 210 340 बढ़ते अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो ये जो है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहलाती है। तो इस प्रकार से हम सम उत्पाद वक्र की सहायता से जो है पैमाने के समान प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को दिखा सकते हैं। इसके बाद आता है कारक के प्रतिफल। जैसा कि हमें पता है कि कारक के प्रतिफल का संबंध जो होता है वो अल्पकाल से होता है, और अल्पकाल जो है वह अवधि होती है जिसमें उत्पादन का जो है एक साधन परिवर्तनशील होता है और एक साधन स्थिर होता है। एक बार आप ये मान लेते हैं कि दो ही साधन है, श्रम और पूंजी। तो इसके अंदर जो है पूंजी है वो स्थिर है और श्रम है वो परिवर्तनशील साधन है। तो जब हमारे पास में एक साधन स्थिर है और दूसरा साधन परिवर्तनशील है तो केवल परिवर्तनशील साधन की मात्रा के अंदर ही हम बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो अल्पकाल में जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है
तो उत्पादन के अंदर जब विभिन्न दरों से परिवर्तन होता है या विभिन्न दरों से वृद्धि होती है, और इसको हम जो है कारक के प्रतिफल कहते हैं। तो जब सभी साधन में परिवर्तन किया जाता है तो वो पैमाने के प्रतिफल, जब केवल एक साधन में परिवर्तन किया जाता है तो वो जो है कारक के प्रतिफल कहलाता है। कारक के प्रतिफल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल। तो जिस प्रकार से पैमाने के जो प्रतिफल थे वो भी 3 प्रकार थे, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल, उसी प्रकार से कारक के प्रतिफल भी 3 प्रकार के होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सम उत्पाद वक्र और जो कारक के प्रतिफल है उसको हम जो है किस प्रकार से सम उत्पाद वक्रों की सहायता से दिखा सकते हैं। सम उत्पाद वक्र की सहायता से भी कारक के प्रतिफल की व्याख्या की जा सकती है। तो जब हम सम उत्पाद वक्र के द्वारा कारक के प्रतिफल को दिखाएंगे तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सम उत्पाद वक्र होता क्या है। इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि सम उत्पाद वक्र जो होता है दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिनसे एक जो सम उत्पाद वक्र होता है उसके सभी बिंदुओं पर उत्पादन की समान मात्रा को शो किया जाता है। पहले साधन के बढ़ते प्रतिफल, साधन या कारक के बढ़ते प्रतिफल वो होता क्या है वो देखते हैं कि साधन के या कारक के बढ़ते प्रतिफल से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं, जैसे परिवर्तनशील साधन में आप परिवर्तन करेंगे तो उत्पादन के परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम की अतिरिक्त इकाइयां लगाने से कुल उत्पादन में वृद्धि बढ़ते अनुपात में होती है। यानी हम जिस अनुपात के अंदर श्रम की मात्रा में वृद्धि करते हैं उत्पादन के अंदर जो है उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। जैसे श्रम को हमने जो 20% बढ़ाया उसके कारण उत्पादन में 30% की वृद्धि हुई। हमने श्रम को 30% बढ़ाया उत्पादन में 40% की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयां लगाने से अगर कुल उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि होती है तो उसे हम साधन के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। अब हम सम उत्पाद वक्र की सहायता से देखते हैं कि कारक के बढ़ते प्रतिफल को कैसे दिखाया जा सकता है। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने लेबर की मात्रा लिया और ओ वाई के ऊपर हमने कैपिटल की मात्रा लिया। अब कैपिटल कांस्टेंट है, अब कैपिटल स्थिर है, इसका मतलब ये जो पीपी लाइन है ये ओ एक्स के समानांतर है, जो ये दिखा रही है कि आप श्रम को तो बढ़ा सकते हो लेकिन आप पूंजी को नहीं बढ़ा सकते, पूंजी की मात्रा जो ओपी ही रहेगी। तो प्रारंभ के अंदर जब पूंजी की ओपी मात्रा के साथ श्रम की 5 इकाइयां लगाई जाती है तो 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर आप नोट कीजिए 5 इकाइयां लगाने से 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन। नेक्स्ट, कारक के बढ़ते प्रतिफल का हमें पता कैसे चलेगा? इसका मतलब है कि अगर आप उतनी ही इकाइयां लगाते हैं और उत्पादन जो है इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो कारक के बढ़ते प्रतिफल है। या दूसरा इसमें हो सकता है कि हम कारक की कम इकाइयां लगाएं, जैसे मान लीजिए हमने 4 इकाइयां बढ़ाई और उत्पादन उतना ही बढ़ा पाते आप, तो उस अवस्था को जो है हम जो है वो कारक के बढ़ते प्रतिफल कहेंगे। यानी उत्पादन के साधनों में समान मात्रा में वृद्धि, उत्पादन में अधिक वृद्धि, या उत्पादन के साधनों में कम मात्रा में वृद्धि करके समान जो मात्रा होती है उत्पादन की अगर वो पैदा की जा सकती है तो उस अवस्था को हमें कारक के बढ़ते प्रतिफल कहेंगे। तो इसमें जब हम प्रारंभ के अंदर 5 इकाइयां लगाते हैं श्रम की तो 100 इकाइयों का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट टाइम आप देखिए पहले हमने 5 इकाइयां प्रयोग की थी 100 इकाइयों के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट टाइम हम केवल 4 इकाइयां लगाते हैं क्योंकि कुल इकाइयां 9 है, 5 पहले थी। 4 इकाइयों में वृद्धि करके ही हम जो है 100 वस्तुओं का और प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो पहले 5 इकाइयां 100 का, नेक्स्ट टाइम 4 इकाइयों के द्वारा 100 का, और इसके बाद जो है वो केवल हम 3 इकाइयां लगाते हैं क्योंकि श्रम की कुल इकाइयां 12 हो गई। 3 इकाइयों के द्वारा ही 100 इकाइयों, श्रम की 3 इकाइयां ही 100 इकाइयों के बराबर प्रोडक्शन कर देती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि उतनी ही मात्रा में प्रोडक्शन करने के लिए अगली बार जो है पहले से कम परिवर्तनशील साधन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये जो है कारक के बढ़ते प्रतिफल को दिखा रहा है। या इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि हम जो है हर अगली बार जो है यहाँ पर हमने 10 इकाइयों का 10 श्रम की इकाइयां लगाई लेकिन उत्पादन जो है 210 हो जाता है बढ़ करके। उसके बाद आप जो 15 इकाइयां लगाते हैं उत्पादन जो होता है वो 320 हो जाता है। तो इस प्रकार से
हम दोनों ही तरीकों से दिखा सकते हैं, या तो हम साधन की मात्रा समान बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़े, या हम उत्पादन को समान रखें लेकिन साधन की मात्रा जो पहले से कम अगर अपने को प्रयोग करनी पड़ रही है उतने उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो ये जो अवस्था होती है ये कारक के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था होती है। और इसके अंदर आप देखिए ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, इसका मतलब क्या है, ए से बी तक जाने के लिए हमें जो है अधिक मात्रा में श्रम का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन उससे अगली बार उतना ही उत्पादन पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें जो है बी सी के बराबर यानी कम श्रमिकों की मात्रा का प्रयोग करना पड़ा है। नेक्स्ट टाइम साधन के समान प्रतिफल, पहले आप इसका मतलब देखते हैं कि साधन के समान प्रतिफल से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों जैसे कि श्रम है अपने पास में की अतिरिक्त इकाइयां लगाने से कुल उत्पादन के अंदर जो है एक समान अनुपात में वृद्धि होती है। यानी हम जिस अनुपात के अंदर उत्पादन के परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते हैं उसी अनुपात के अंदर या एक समान अनुपात के अंदर जो है उत्पादन में वृद्धि होती है, तो उसे हम जो है कारक के या साधन के समान प्रतिफल कहते हैं। तो अब हम साधन के जो समान प्रतिफल है उसको रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने लेबर और ओ वाई के ऊपर हमने कैपिटल को लिया है। कैपिटल जो है परिवर्तनशील साधन नहीं है, स्थिर साधन है, इसलिए उत्पादन की हर अवस्था के अंदर जो है ओपी मात्रा में पूंजी का प्रयोग किया जाएगा। तो ये पी जो है ये पूंजी की रेखा है जो कि ओ एक्स के समानांतर है और ये दिखा रही है कि पूंजी की मात्रा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो प्रारंभ में जब 5 श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है पूंजी के साथ में, पूंजी की मात्रा ओपी कांस्टेंट है, ओपी के साथ में जब 5 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो उसके कारण जो है उत्पादन 100 इकाइयों का होता है। जब उत्पादन के जो परिवर्तनशील साधन श्रम है उसकी इकाइयां बढ़ा करके 10 कर दी जाती है, तो उसके कारण उत्पादन के अंदर जो कुल उत्पादन 200 हो जाता है, लेकिन वृद्धि जो वो केवल 100 की होती है। यानी 5 इकाइयां हमने जो और लगाई है उसके कारण 100 इकाइयों का प्रोडक्शन और बढ़ गया। जब कुल श्रम 15 हो जाता है यानी 5 श्रम की और इकाइयां आप बढ़ा देते हैं तो कुल उत्पादन 100 हो जाता है 200 से बढ़ करके। इसका मतलब यहाँ पर भी वृद्धि है वो कितनी होती है, 100 इकाइयों की होती है। तो हर बार जब आप 5 श्रम की इकाइयां बढ़ाते चले जाते हैं तो उत्पादन में भी एक समान अनुपात यानी 100 की वृद्धि होती चली जाती है। तो इस प्रकार इसे हम जो है पैमाने कारक के जो है समान प्रतिफल कहेंगे। और इस अवस्था के अंदर ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए बी श्रम जो अपने समान अनुपात के अंदर उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें जो हर बार एक समान मात्रा के अंदर जो उत्पादन के साधनों में वृद्धि करनी पड़ती है। नेक्स्ट है साधन के घटते प्रतिफल। तो पहले आप साधन के घटते प्रतिफल का मतलब समझते हैं। साधन के घटते प्रतिफल से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें उत्पादन के परिवर्तनशील साधन अर्थात श्रम की अतिरिक्त इकाइयां लगाने से कुल उत्पादन के अंदर वृद्धि जो होती है वो घटते अनुपात में होती है। यानी हम जिस अनुपात के अंदर श्रम की इकाइयों का प्रयोग करते हैं उत्पादन के अंदर उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। तो ये जो अवस्था है ये साधन के घटते प्रतिफल की अवस्था कहलाती है। जैसे हमने जो लेबर है उसके अंदर 10% की वृद्धि की, लेकिन उसके कारण जो प्रोडक्शन है उसके अंदर 8% की वृद्धि हुई। जब नेक्स्ट टाइम हमने जो है वो 15% की वृद्धि की तो उसके कारण इसके अंदर जो है 11% की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम के अंदर जिस अनुपात में हम वृद्धि कर रहे हैं उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही, बल्कि उत्पादन में जो उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। तो ये साधन के घटते प्रतिफल की अवस्था कहलाती है। अब सम उत्पाद वक्र और कारक के घटते प्रतिफल को देखते हैं आप। प्रारंभ ओ एक्स के ऊपर हमने जो है लेबर और ओ वाई के ऊपर हमने कैपिटल लिया है, ओपी कैपिटल की मात्रा है जो कि कांस्टेंट है। प्रारंभ में जब हम 5 श्रम की इकाइयां लगा कर लगाते हैं तो इस अवस्था के अंदर जब वो 100 इकाइयों का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट टाइम आप देखिए 100 इकाइयों का ही और प्रोडक्शन हमें बढ़ाने के लिए पहले हमने 5 इकाइयां प्रयोग की थी, अब की बार हमें 6 इकाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि कुल इकाइयां कितनी हो गई, 11 हो गई। तो 5 श्रमिक पहले ही काम कर रहे थे, अब कुल 11 हो गई। इसका मतलब हमने 6 श्रमिक और लगाए हैं उतना ही उत्पादन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट टाइम हम 300 पर जा रहे हैं IQ3 में, तो इस अवस्था के अंदर जो है वो 8 श्रम का प्रयोग किया जाएगा उतना ही उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो हर अगली बार आप
उतनी ही मात्रा में उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों का प्रयोग बढ़ाते चले जाते हैं, जो ये दिखाता है कि कारक के जो है घटते प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 श्रमिकों ने मिलकर ही 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर दिया। यहाँ पर 6 श्रमिक मिलकर के 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब आगे वाले 6 श्रमिकों की उत्पादकता पहले वाले 5 श्रमिकों के मुकाबले कम हो गई है। नेक्स्ट टाइम 8 श्रम की इकाइयों का प्रयोग करके 300 इकाइयों के बराबर उत्पादन में वृद्धि की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 100 का इकाइयों का प्रोडक्शन बढ़ा है उसके लिए हमें आगे 8 श्रमिकों की जरूरत पड़ी है। तो पहले 5 श्रमिक 100, उसके बाद 6 श्रमिक 100, उसके बाद 8 श्रमिक 100। इसके बाद भी अगर आप और चलते हैं तो हो सकता है कि भी अपने को 11 श्रम की इकाइयां लगानी पड़े 100 के बराबरी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो इस अवस्था के अंदर ए बी इज लेस देन बी सी। इसका मतलब क्या, पहले वाली जो इकाइयां हैं वो कम प्रयोग की जाती है श्रम के, उतना ही उत्पादन बढ़ाने के लिए हर अगली बार जो है ज्यादा श्रम का प्रयोग किया जाएगा उतनी ही मात्रा में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार ये जो है सम उत्पाद वक्र की सहायता से हम कारक के घटते प्रतिफल को दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।